एपिसोड 16। अगली सुबह लिन हुआनहुआन एक दीवार के टूटने की आवाज से जाग गया। उसने सोचा कि कोई फिर से परेशानी की तलाश में आया है, इसलिए वह तुरंत बिस्तर से उठी और हड्डी का चाकू लेकर बाहर निकल गई। हालांकि उसने देखा कि उसकी चट्टान की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया था। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने दीवार को तोड़ा, वह वास्तव में श्वांग युन था। जब लिन हुआनहुआन ने देखा कि वह वही है जिसने दीवार तोड़ी है, तो वह तुरंत क्रोधित हो गई। क्या तुम पागल हो? तुमने बिना किसी कारण मेरी दीवार क्यों तोड़ दी? जब उसने उसे आते देखा तो उसके कानों की नोकें अनायास ही लाल हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर भाव अभी भी अहंकारी थे। ये सिर्फ तुम्हारी दीवार नहीं बल्कि मेरी भी दीवार है। मैं जैसे चाहूं इसे तोड़ सकता हूँ। इससे आपका कोई मतलब नहीं। यह मेरा घर है। यह आपका घर कब बन गया? तुम पहले से ही मेरे साथ ही हो। आपका घर मेरा घर है। जब श्वांग यून ने ये कहा तो वह बहुत अहंकारी था, लेकिन उसकी आंखें अवचेतन रूप से लिन हुआनहुआन के चेहरे पर टिक गईं। उसके तेज भेड़िए के पंजों ने उनकी खुदाई को धीमा कर दिया। वह परेशान हो गया। क्या होगा अगर उसने उन दोनों के बीच के साथी बंधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? आखिरकार वह बाइडी जैसा नहीं था। वह उसे खुश नहीं कर सका, नहीं उसके पास 3 सितारा आत्मा वाले जानवर की ताकत थी। जब लिन हुआनहुआन ने उसकी बातें सुनी तो वह पहले तो दंग रह गई, फिर शर्मा जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने उसे गुस्से से देखा। फिर भी आप सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ सकते। जब उसने देखा कि वह उसकी बात से इनकार नहीं कर रही है, तो उसे पता चल गया कि उसने अपने साथी बंधन को स्वीकार कर लिया है। प्रसन्न होकर उसने तुरंत अपनी खुदाई फिर से शुरू कर दी। मुझे 2 गुफाओं को मिलाने की जरूरत है। इस तरह यह अधिक सुविधाजनक होगा। सुविधाजनक? बेशक, उसके लिए छोटी मादा को अपने बिस्तर में अपहरण करना सुविधाजनक होगा। इसका कोई मतलब नहीं था कि बड़ा बाघ सोने के लिए छोटी मादा को गले लगा सकता था, जबकि वह केवल अगले कमरे में ही सो सकता था। उसे अपने फायदे के लिए लड़ना पड़ा। इसी समय बाइडी बाहर निकली। उसने अभी अभी श्वांग यून और लिन हुआनहुआन के बीच की बातचीत सुनी थी। वह श्वांग यून के विचारों को अपने हाथ की तरह जानता था, लेकिन उसका श्वांग यून को उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने लिन हुआनहुआन से कहा, तुम अभी जागे हो, है ना? मैंने कुछ सब्जियों का सूप बनाया और उसे गर्म करने के लिए आग पर छोड़ दिया। जल्दी करो और कुछ खाओ। ठीक है। लिन हुआनहुआन के चले जाने के बाद बाइडी ने श्वांग यून की ओर देखा, जो एक गड्ढा खोदने में व्यस्त था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने भी एक बार तुम्हारी मदद की थी। हम भी कर रहे हैं। भविष्य में हम निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे। श्वांग यून स्वाभाविक रूप से जानता था कि बाइडी का निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से क्या मतलब है। उन्होंने बिना कोई कमजोरी दिखाए तुरंत जवाब दिया। मैं आपके ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। हम निष्पक्ष खेलेंगे। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। बाइडी मुस्कुराई। हम देखेंगे। वह मुड़ने ही वाला था कि उसने श्वांग यून को दोबारा बोलते हुए सुना। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप 3 सितारा आत्मा जानवर होने के बावजूद यहाँ क्यों हैं। मुझे आपको चेतावनी देनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका रॉक वुल्फ जनजाति को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा है तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बाइडी रुकी और उन्हें कैजुअल लुक दिया। मैं सिर्फ हुआनहुआन के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। हम्फ अल्पविराम। लिन हुआनहुआन रसोई में गए और पाया कि सब्जी के सूप के अलावा एक सोर्सिंग लीफ फ्रूट था जिसे धोया गया था। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसे ताड़ के आकार के हरे फल की मीठी सुगंध महसूस हुई। लिन हुआनहुआन ने सब्जी के सूप का एक घूंट लिया। इसका स्वाद बहुत अच्छा था। यह उसके द्वारा बनाए गए सब्जी के सूप से कहीं अधिक बेहतर था। ऐसा लग रहा था कि बाइडी खाना पकाने में बहुत प्रतिभाशाली थी। उसने केवल कुछ ही बार खाना बनाया था, लेकिन उसका पाक कौशल पहले से ही बहुत अच्छा था। उसे अपने खाना पकाने के कौशल को प्रशिक्षित करना था। वह चाहती थी कि वह इस युग में नंबर 1 शेफ बने। जब उसने प्राचीन काल की तरह पूर्ण पैमाने पर भोज खाने में सक्षम होने के बारे में सोचा, तो लिन हुआनहुआन को लगा कि उसका भविष्य खुशियों से भर जाएगा। सोर्सिंग लीफ फ्रूट लेने और धीरे धीरे चबाने से पहले लिन हुआनहुआन ने एक घूंट में सब्जी का सूप खत्म किया। वह सोच रही थी कि अभी क्या हुआ था। श्वांग यून के शब्दों ने उसे याद दिलाया कि वह पहले से ही 2 नर जानवरों से बंधी हुई थी। इन तीनों को अगले 3 महीने तक एक साथ रहना होगा। उम्मीद है दोनों पुरुष इस अवधि को शांति से गुजारेंगे। अल्पविराम। बाइडी और श्वांग यून बाहर से लौटे थे। वे न केवल सोर्सिंग लीफ फ्रूट्स बल्कि एक अन्य मीठे फल का एक बड़ा बैग भी वापस लाए। यह विशेष फल पूरे वर्ष उगता है, लेकिन अन्य मौसमों की तुलना में सर्दियों में फल का स्वाद उतना मीठा नहीं होता। सर्दियों में फल का स्वाद मीठा और खट्टा दोनों होता है। कई महिलाओं को ये पसंद नहीं आया, लेकिन लिन हुआनहुआन को लगा कि यह बहुत अच्छा है। वहाँ बहुत सारे फल थे। बाइडी और श्वांग यून उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन लिन हुआनहुआन उन्हें अकेले खत्म नहीं कर सके। इसलिए उसने फलों की अंतहीन आपूर्ति को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक हिस्से को कुचलकर जैम बनाया जाता था, जबकि दूसरे हिस्से को तहखाने में एक पत्थर के जार में रखा जाता था। उसका इरादा फ्रूट वाइन बनाने का था। बाइडी और श्वांग यून कुछ जड़ी बूटियां भी वापस लाए थे। लिन हुआनहुआन ने कुछ अधिक कीमती और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां तैयार की। उसने श्वांग यून को बुलाया और उसे जानवरों की खाल में लपेटी हुई जड़ी बूटियां दी। इन्हें पुराने ओझा के पास ले जाओ। उन्होंने आपको और बाइडी को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए। ये जड़ी बूटियां उनके लिए एक धन्यवाद उपहार हैं। श्वांग यून ने खर्राटा लिया। मुझसे अपने काम करवाने के लिए आपको मुझे भुगतान करना होगा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे साथ सोओ। लिन हुआनहुआन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आप दिन के उजाले में बकवास क्यों कर रहे हैं? हम दोस्त हैं। हमारा एक साथ सोना ही सही और उचित है। श्वांग यून ने तथ्यात्मक तरीके से अपनी ठुड्डी उठाई। लेकिन मुझे अकेले सोने की आदत है। मैं कुछ समय के लिए किसी और के साथ सोना नहीं चाहता। तुम झूठ बोल रही हो। श्वांग यून क्रोधित था। तुम हर रात उस बाघ के साथ सोती थी। कभी कभी वह आपको छूता था और आप बहुत मधुर मोहक ध्वनियां निकालते थे। मैंने वो सब सुना। लिन हुआनहुआन। चट्टान की दीवारों की ध्वनिरोधी इतनी खराब क्यों थी? वह शिकायत दर्ज कराना चाहती थी। लिन हुआनहुआन, जो मौके पर ही बेनकाब हो गया था, अब और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। उसने श्वांग यून की नजरों से बचते हुए कहा, यह अलग है। इसमें अलग क्या है? लिन हुआनहुआन ने इसके बारे में सोचा और इसे पूरा करने का फैसला किया। बाइडी और मैं प्यार में हैं, लेकिन आप मुझे पसंद नहीं करते।
मैं तुमसे केवल एक मित्र की तरह व्यवहार करता हूँ। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम दोनों एक साथ न सोएं। श्वांग यून ठिठक गया, उसकी गहरी हरी आंखों में चोट की झलक चमक उठी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और लिन हुआन हुआन को गुस्से से देखा। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते? फिर तुमने मुझे अपना साथी क्यों बनाया? उस समय यह एक आपातकालीन स्थिति थी। यदि मैंने तुम्हें अपना साथी नहीं बनाया होता तो तुम्हें विकसित होने में आसानी नहीं होती। आप शायद इसकी वजह से अपनी जान गंवा देंगे। मैं तुम्हें अधर में नहीं छोड़ सकता। अब जब मैंने अपना विकास पूरा कर लिया है तो आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे त्याग दे। श्वांग यू ने अपनी ठुड्डी ऊंची करने की कोशिश की ताकि वह दबंग दिखे और दूसरे पक्ष के शब्दों से बिल्कुल भी भयभीत न हो। हम संभोग द्वारा बंधन में नहीं बंधे, इसलिए हम वास्तव में साथी नहीं हैं। 3 महीने में हमारा बंधन स्वतः ही भंग हो जाएगा और आप फिर से मुक्त हो जाएंगे। लिन हुआन हुआ ने बहुत ईमानदारी से बात की। ये सब उसने बहुत सोच विचार के बाद कहा। श्वांग यून को महिलाएं पसंद नहीं थी। किसी एक के साथ संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव डालना निश्चित रूप से उसे परेशान कर देगा। वह उसे परेशान नहीं देखना चाहती थी। वास्तव में दोस्त नहीं है, वह अब उसका साथी था और कोई भी उस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता था। श्वांग यून क्रोधित था। वह चाहता था कि वह भी अपने सामने वाली छोटी मादा को जमीन पर पटक सके, उसके साथ सफलतापूर्वक संभोग कर सके और उसके साथी के रूप में अपना खिताब आधिकारिक बना सके। लेकिन कारण ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। पिछली बार जब बाइडी ने लिन हुआन हुआन पर बल प्रयोग किया था तो न केवल वह घायल हो गई थी बल्कि उसे आघात भी पहुंचा था। श्वांग यून के दिमाग में उसके डर से कांपने की याद अभी भी ताजा थी। वह उसके साथ ऐसा करना सहन नहीं कर सका। अपने गुस्से को दबाने के लिए उसे कुछ प्रयास करने पड़े। उसने लिन हुआन हुआन के हाथ से जड़ी बूटियां छीन ली और गुस्से से कहा, यह सिर्फ एक काम है, मैं इसे करूंगा। वह बस कुछ लाभ प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाना चाहता था। क्या उसे उन दोनों के बीच के साथी बंधन को खत्म करने के लिए कहना पड़ा तो फिर वह लाभ ही छोड़ देगा। श्वांग यून को विशेष रूप से अन्याय महसूस हुआ। उसने लिन हुआन हुआन को घूर कर देखा, फिर जल्दी से जड़ी बूटियां लेकर भाग गया। लिन हुआन हुआन उसकी पीठ पर चिल्लाया, जल्दी करो और वापस आओ, हम आज रात के खाने के लिए आपका इंतजार करेंगे। श्वांग यून बूढ़े जादूगरनी की झोपड़ी में भाग गया और लैंग झू के सामने जड़ी बूटियां फेंक दी। यह एक धन्यवाद उपहार है जो हुआन हुआन आपको देना चाहता है। वह इस बार आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती है। लैंग झू के घर में अभी भी बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां थीं। ये औषधीय जड़ी बूटियां उसके लिए अपरिहार्य थीं, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराहट के साथ औषधीय जड़ी बूटियां स्वीकार कर ली। इतना खराब भी नहीं, जैसा कि एक साथी के साथ एक जानवर से अपेक्षा की जाती है। आखिरकार आप जानते हैं कि दयालुता का बदला कैसे देना है। श्वांग यून जमीन पर बैठ गया और चुप रहा। उसकी कम आत्माओं को देखते हुए लैंग झू ने उसके सामने जड़ी बूटियों को एक तरफ रख दिया और उसके सामने बैठ गया। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या आपका घर की छोटी महिला से झगड़ा हुआ था? श्वांग यून एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कठोरता से कहा, वह मुझे पसंद नहीं करती। क्या ऐसा है? मुझे लगता है वह तुम्हें पसंद करती है। तुम झूठ बोल रही हो, वह मुझे पसंद नहीं करती। उसने खुद मुझे ये बताया था। इस समय श्वांग यू की आंखें लाल हो गई थीं। ये नर जानवर जो मौत के सामने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाता था, अब उसकी आंखें लाल हो गई थीं। लैंग झू अपनी अभिव्यक्ति में बदलाव से स्पष्ट रूप से चौंक गया और उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ शुरू से आखिर तक क्या हुआ? मैं आपके लिए इसका विश्लेषण करूंगा। अल्पविराम। लिन हुआन हुआन ने तैयार जैम को एक लकड़ी के जार में भर दिया और फिर तहखाने से सूखे मांस के 2 बड़े टुकड़े निकाले। उसने बाई दी को बुलाया। क्या आप अभी व्यस्त हैं? क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकते हो? आप कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। मैं म्यू जियांग के घर जाना चाहता हूँ। उसने कल हमारी मदद की, इसलिए मैं उसे धन्यवाद उपहार के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बाई डी ने एक हाथ में मांस और जैम उठाया, फिर दूसरे हाथ से लिन हुआन हुआन को उठाया और फिर उसे अपने कंधे पर बैठाया। रास्ते में कई नर जानवर बाई दी को ईर्ष्या और ईर्ष्या से देखते थे। वे अभी तक अकेले थे, लेकिन इस सफेद बाघ को ये प्यारी मादा मिल चुकी थी। ये बहुत घृणित था। लिन हुआन हुआन नर जानवरों की उग्र निगाहों से शर्मिंदा थी। उसने अवचेतन रूप से बाई डी की गर्दन को कसकर गले लगा लिया। बाई डी ने नर जानवरों की ओर घूर कर देखा। 3 सितारा वाले आत्मिक जानवर की शक्तिशाली ताकत ने उन जानवरों को तब तक डरा दिया जब तक कि उनके हाव भाव नहीं बदल गए। उन्होंने अपनी निगाहें पीछे हटा ली और दोबारा लिन हुआन हुआन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। जब वे म्यू जियांग के घर पहुंचे तो लिन हुआन हुआन ने बाई डी को नीचे बिठाया। उसने 2 बार पुकारने की कोशिश की, म्यू जियांग, क्या आप घर पर हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। लिन हुआन हुआन बहुत हैरान थी। क्या म्यू जियांग घर पर नहीं था? जैसे ही वह दूसरे दिन वापस आने के लिए जाने वाली थी, अचानक घर के अंदर से म्यू जियांग की आवाज आई, हुआन हुआन, जल्दी अंदर आओ। अनुमति मिलने के बाद लिन हुआन हुआन ने तुरंत बाई दी का हाथ पकड़ा और खुशी से घर में भाग गई। परिणाम स्वरूप जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने देखा कि म्यू जियांग अपने साथियों के साथ संभोग कर रही थी। हलचलें काफी तीव्र थीं और हर चीज काफी जंगली थी। थप्पड़ों की आवाजें अंतहीन थीं। लिन हुआन हुआन, लानत है, ये छवि सचमुच चकाचौंध कर देने वाली थी। वह तेजी से पलटी। आप दिन के बीच में ऐसा क्यों कर रहे हैं? म्यू जियांग ने कराहते हुए जवाब दिया, मुझे वैसे भी कुछ नहीं करना है। मैं कुछ सार्थक क्यों नहीं करता? लिन हुआन हुआन की इच्छा थी कि वह भी अपने कान भरवा सके। म्यू जियांग की कराहें इतनी तीव्र थी कि उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिन हुआन हुआन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने बाई डी को बाहर खींच लिया। हम बाहर जा रहे हैं, जब आपका काम पूरा हो जाए तो हमें चिल्लाएं। लिन हुआन हुआन जल्दी से घर से बाहर भागी और अपने कानों को जोर से रगड़ा और उन शोरों को भूलने की कोशिश करने लगी जो उसने अभी अभी सुने थे। बाई डी ने मजे से उसकी ओर देखा। आपको इसे व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। क्या आप कह रहे हैं कि उनके लिए दिन के उजाले में संभोग करना और दोस्तों को देखने के लिए अपने घर में आमंत्रित करना सामान्य बात है?
क्या वे बहुत अधिक बेलगाम नहीं थे? शीत ऋतु चल रही है। बाई दी ने समझाया, यह मिलन के लिए अच्छा समय है। नरों को शिकार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, इसलिए वे घर पर ही अपने साथियों के साथ संभोग करने और मादाओं को गर्भवती करने की कोशिश में बहुत समय बिताते हैं। जब बर्फ पिघलती है और बसंत आता है, जब जमीन गर्म होती है और फूल खिलते हैं तो प्रचुर मात्रा में शिकार और फल होंगे। मादाएं अपने शावकों को जन्म देंगी और यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेगी कि शावक जीवित रहें। इसीलिए मू जियांग ने कहा कि वे कुछ सार्थक कर रहे हैं। जानवरों के लिए प्रजनन वास्तव में उनके लिए सबसे सार्थक गतिविधि थी। लिन हुआन हुआन बहुत शर्मिंदा थी। फिर भी त्रिकुट में रहने की कोई जरूरत नहीं है ना? ये बहुत कट्टर है। शायद यह म्यू जियांग की व्यक्तिगत पसंद है। बाई दी ने उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है कि आपको ये नाटक उतना पसंद नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ही समय में अन्य पुरुषों के साथ नहीं रखना चाहता। लिन हुआन हुआन शर्मा गया। उसने अपमानित होकर अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। तुम्हें मुझे इसमें क्यों घसीटना है? क्योंकि मुझे दूसरे लोगों के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल आप में रुचि है। शब्द कुंद और स्पष्ट दोनों थे। लिन हुआन हुआन का चेहरा और भी लाल हो गया। म्यू जियांग और उसके साथियों को इसे खत्म करने में काफी समय लगा। लिन हुआन हुआन बाई दी का हाथ पकड़कर घर में चली गई। वह अभी भी हवा में सूक्ष्म मांसल गंध को सूंघ सकती थी। उसने अपना गला साफ किया और बाई दी से उपहार नीचे रखने को कहा। मैंने कुछ जैम बनाया और सोचा कि आपको ये पसंद आएगा, इसलिए मैं आपके लिए कुछ ले आया। मैं कल आपकी मदद के लिए आपको और आपके साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जानवर विनम्र होना नहीं जानते थे। जब म्यू जियांग ने उसकी बात सुनी तो वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, हम दोस्त हैं। ये सही है कि हम एक दूसरे की मदद करें। उसने लकड़ी का जार खोला और मीठे फल की गंध महसूस की। उसे यह पसंद आया और उसने इसे मुंह में डालने से पहले तुरंत अपनी उंगली जैम में डुबो दी। ये थोड़ा खट्टा था। उसे वास्तव में खट्टा खाना पसंद नहीं था, लेकिन किसी कारण से उसे यह जैम आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट लगा। म्यू जियांग की आंखें चमक उठी। तुमने ये किस प्रकार किया? मुझे पढ़ाएं। लिन हुआन हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। जब तुम खाली हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जैम बनाना सिखाऊंगा। शुआंग यू ने जो कहा उसे सुनने के बाद लैंग झू ने उसकी ओर घूरकर देखा। आप कहने के लिए सही शब्द नहीं जानते। क्या आप जानते हैं महिलाओं को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? प्यार के बोल। शुआंग यून बहुत तिरस्कारपूर्ण था। मैं रॉक वुल्फ जनजाति में सबसे शक्तिशाली अल्फा भेड़िया हूँ। जब भी मैं शिकार करता हूँ, मैं हमेशा सबसे बड़े शिकार का शिकार करता हूँ। मुझे मीठे शब्द कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी ताकत से उन नर जानवरों को कुचल सकता हूँ। लैंग झू ने बेरहमी से अपनी आंखें घुमाई। यदि आप इतने अच्छे हैं, तो आप छोटी महिला के लिए बाई दी जितनी महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? बेरहमी से डांटे जाने के बाद शुआंग यू की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। मेरे अगले शब्द सुनने में अप्रिय होंगे। बाई डी न केवल एक 3 सितारा आत्मा वाला जानवर है, बल्कि वह बहुत सक्षम भी है। इसके अलावा वह विशेष रूप से सौम्य और विचारशील है। वह छोटी मादा की सावधानीपूर्वक देखभाल करता है। उसके लिए उसे पसंद करना कोई असामान्य बात नहीं है। शुआंग यून ये सुनकर खुश नहीं था, लेकिन वह बहस नहीं कर सका। लैंग झू ने उसे ईमानदारी से सलाह दी। अन्य बातों के अलावा आपको वास्तव में महिलाओं की देखभाल के बारे में बाई दी से सीखना होगा। शुआंग यून बहुत अनिच्छुक था। मैं उस बाघ से कुछ नहीं सीखने वाला। यदि आप नहीं सीखते हैं, तो संभावना है कि आप छोटी मादा को खो देंगे। शुआंग यून की आंखें फिर से लाल हो गईं। वह हुआन हुआन को खोने के अलावा कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था। वह निश्चित रूप से नहीं कर सका। लैंग झू ने उसके कंधे पर ताली बजाई। थोड़ी सी अधीरता एक महान योजना को बर्बाद कर सकती है। शिकार के लिए झुंड का नेतृत्व करते समय आपको उतना ही शांत रहना होगा जितना आप आमतौर पर रहते हैं। शुआंग यून ने शिकार करते समय अपनी सामान्य मनोदशा को याद किया। उसका चिड़चिड़ा और बेचैन दिल धीरे धीरे शांत हो गया। लैंग झू ने कहा, बस हुआन हुआन को अपना शिकार समझो। एक ही चाल में अपने शिकार को पाना आपका सबसे अच्छा काम है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब क्या करना है। शुआंग यून विचारशील लग रहा था। ये देखते हुए कि उसके पास पहले से ही एक विचार था, लैंग झू ने विषय बदल दिया। तुम आज रात मेरे साथ डिनर के लिए क्यों नहीं रुकते? नहीं, हुआन हुआन अभी भी घर पर है और मेरे साथ डिनर करने का इंतजार कर रही है। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे चला गया। लैंग झू ने अपना सिर हिलाया और मजाक में डांटा, ये लड़का साथी मिलने के बाद अपने बड़ों के बारे में सब भूल गया है। अल्पविराम। शुआंग यून घर लौटा तो उसने बाई डी को मांस भूनते हुए पाया। मांस की तीव्र सुगंध से घर भर गया। लिन हुआन हुआन के सामने भाप से भरे सब्जी सूप का एक बड़ा कटोरा था। जब उसने शुआंग यू को लौटते देखा तो उसने तुरंत उसकी ओर हाथ हिलाया। आने और खाओ। शुआंग यून आगे चलकर बैठ गया। लिन हुआन हुआन ने हड्डी वाले चाकू से भुने हुए मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा और उसे सौंप दिया। इसे आजमाएं और देखिए इसका स्वाद कैसा है। शुआंग यून ने काट लिया और स्वाद पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा, मेरे घर में अभी भी कुछ झक्केदार लोग हैं। मैं इसे बाद में लाऊंगा। चूंकि वे एक परिवार थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से भोजन एक साथ रखना पड़ता था। लिन हुआन हुआन ने कहा, ये ठीक है। वैसे भी हमारे पास पर्याप्त भोजन संग्रहित है। हालांकि शुआंग यू ने अपना चेहरा लंबा खींचा और बहुत गंभीर भाव से कहा, ये केवल नर जानवरों के लिए ही सही है कि वे अपने साथियों को खाना खिलाएं। क्या आप शिकायत कर रहे हैं कि मैंने पर्याप्त शिकार नहीं किया? लिन हुआन हुआन ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं, आप पहले ही बहुत सारे शिकार कर चुके हैं। मैं निश्चित रूप से आपको नीचा नहीं देख रहा हूँ। वह रुकी और फिर बोली, अगर आपको परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप खाना ला सकते हैं। बाई दी ने पके हुए मांस को पतले स्लाइस में काटा और उन्हें हुआन हुआन के सामने एक कटोरे में रख दिया। उन्होंने कहा, तहखाने में शायद पर्याप्त जगह नहीं होगी, मैं बाद में कुछ और जगह खो दूंगा। लिन हुआन हुआन ने सिर हिलाया। ठीक है। मांस को तब तक भूना जाता था जब तक वह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम न हो जाए। ये रसदार था और इसका स्वाद अद्भुत था। उसने अपने मुंह में भुना हुआ मांस भर लिया और बाई डी को खाना खाते समय शाबाशी दी और उसकी पाक कला की प्रशंसा की। बाई दी मुस्कुराई, धीरे धीरे खाओ, नहीं तो तुम फिर से जल जाओगे। जलने के अपने पिछले अनुभव को याद करते हुए लिन हुआन हुआन शर्मिंदगी से हंसने लगी। शुआंग यू ने उन दोनों के बीच गर्मजोशी भरी बातचीत देखी और कड़वा महसूस किया।
उसने अपने हाथ में भुने हुए मांस को देखा। उसे एहसास हुआ कि वह न केवल ताकत और चरित्र के मामले में, बल्कि खाना पकाने में भी बाईदी से कमतर था। इसकी तुलना में वास्तव में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो लिन हुआनहुआन को पसंद हो। भरपेट खाने पीने के बाद बाईदी अधिक जगह खोदने के लिए तहखाने में चली गई। श्वांग यून ने अपना संग्रहित भोजन तहखाने में ले जाया, जबकि लिन हुआनहुआन ने भोजन को बड़े करीने से व्यवस्थित करने में मदद की। उन तीनों ने एक साथ काम किया और जल्दी से अपना काम पूरा कर लिया। लिन हुआनहुआन को पसीना आ रहा था। उसने कुछ गर्म पानी उबाला और अपने शरीर को जल्दी से पोंछ लिया। बाईदी ने उसे बिस्तर बनाने और उसके पास आग जलाने में मदद की। उसने हुआनहुआन की ओर सौम्य दृष्टि से देखा। सो जाओ, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। लिन हुआनहुआन पत्थर के बिस्तर पर बैठ गया और बाघ के नर्म लेकिन मोटे फर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वह ये पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या तुम यहाँ सोने नहीं जा रहे हो? मैं बगल में सोऊंगा। बाईदी को याद आया कि कैसे उसने हुआनहुआन को चोट पहुंचाई थी। हालांकि हुआनहुआन ने उसे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन वह खुद को माफ नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने एक अलग कमरे में सोने की पेशकश की। उसे डर था कि अगर वह हुआनहुआन के करीब गया तो वह उसके साथ फिर से वही क्रूर हरकत करेगा। लिन हुआनहुआन ने उनकी भावनाओं को समझा। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये बेकार था। बाईदी सौम्य, देखभाल करने वाली किस्म की थी। हालांकि वह अंदर से जिद्दी था। कोई कितना भी कहे, व्यर्थ होगा जब तक कि वह स्वयं उस घटना से आगे न बढ़ सके। लिन हुआनहुआन केवल उसे जाते हुए देख सकता था। उसकी पीठ बहुत सूनी लग रही थी। जब लिन हुआनहुआन धीरे धीरे सो रही थी तो उसे थोड़ी प्यास लगने लगी। उसने अपनी आंखें खोली, लापरवाही से आग से जलाऊ लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला और रास्ता रोशन करने के लिए जलाऊ लकड़ी लेकर रसोई की ओर चली गई। अचानक रसोई से खाने की खुशबू आने लगी। आधी रात को खाना कौन बना रहा होगा? क्या ये चोर हो सकता है? लिन हुआनहुआन का दिल कड़ा हो गया। वह सावधानी से रसोई में घुसी और मांस भूनते समय आग के पास एक जानवर को बैठा हुआ पाया। उसने आग की रोशनी में उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। ये श्वांग यून था। श्वांग यून की इंद्रियां बहुत तेज थीं। लगभग जैसे ही लिन हुआनहुआन ने रसोई में प्रवेश किया, उसे एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। उसने तुरंत ऊपर देखा। उसकी निगाहें धीरे धीरे लिन हुआनहुआन से मिल रही थी। दोनों हैरान रह गए। श्वांग यून ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद चीज को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। घबराहट के कारण वह और भी अधिक उन्मत्त हो गया था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लिन हुआनहुआन आगे बढ़े। सबसे पहले उसने उसके चेहरे पर पड़े कोयले को देखा, फिर उसके बगल में भुने हुए मांस के कुछ टुकड़ों को देखा जिन्हें अभी भी हटाया जाना था। बिना किसी अपवाद के वे सभी जले हुए काले थे और बहुत ही रुचिकर लग रहे थे। उसने आंखें झपकाईं। तुम आधी रात को सोने के बजाय यहाँ मांस भूनने आए हो। क्या तुमने रात को भरपेट खाना नहीं खाया? वह मुड़ गया। इससे आपका कोई मतलब नहीं। इससे पहले रात में जब उसने देखा कि कैसे हुआनहुआन ने खाना पकाने के लिए बाईदी की प्रशंसा की तो उसे ईर्ष्या और ईर्ष्या हुई। उसे पुराने ओझा की सलाह याद थी, इसलिए उसने खाना बनाना भी सीखने का फैसला किया। निस्संदेह अपने गौरव के कारण उसके पास खाना पकाने के बारे में बाईदी से सलाह लेने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह आधी रात को रसोई में घुस गया। उन्होंने बाईदी द्वारा मांस भूनने की प्रक्रिया को याद करने की कोशिश की और विधि का अभ्यास करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश मांस के कई टुकड़े भूनने के बाद भी वह असफल रहा।